गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ कैलकुलेटर का यूज़ देखा था, उसमें कुछ रिवीजन लायक है नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू इन सिंपल इंटरेस्ट। अगर पीवी अमाउंट मान लो x है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट रेट अगर 8% पर एनम में मान लो, तो फ्यूचर वैल्यू एट एंड ऑफ 3 ईयर अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू प्लस 3 ईयर का इंटरेस्ट x कर देना है, और 3 साल का इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा? 24%। ख़त्म, कोई फार्मूला नहीं, कुछ भी नहीं। यानी कि अगर 1 ईयर का 8% रेट है, 3 ईयर का कितना होगा? 24%। x अमाउंट में 24% ऐड कर दीजिए, हमारा फ्यूचर वैल्यू आ जाता है। बस फॉर्मेलिटी के लिए सिंपल इंटरेस्ट का बता दिया, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इकट्ठा क्या करना है, 3 ईयर का इंटरेस्ट आपको देखने हैं, और दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाई 24% हमने ऐड कर दिया, काम ख़त्म। आइएगा कॉन्सेप्ट पे। कैलकुलेशन ऑफ future value in compound interest। Calculation of future value is also termed as कंपाउंडिंग। वही अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाए तो उसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग। तो ये है हमारा कंपाउंडिंग, और उल्टा जो होता है इसका डिस्काउंटिंग, उसको हम बाद में बात करेंगे। इसमें 2 केस होगा। आज के 1 रुपये का फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो उसको फैक्टर बोला जाता है। पढ़ा है फैक्टर? नहीं, कोई बात नहीं। अब आइए इसमें। फ्यूचर वैल्यू ऑफ today's ₹1 is known as future value factor। आज के 1 रुपये का फ्यूचर वैल्यू जो होगा उसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। और इसी शॉर्ट में लिखोगे तो FV बोलते हैं। इसी को हम लोग लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू
इंटरेस्ट फैक्टर FVIF और कंपाउंड फैक्टर। इसको शॉर्ट में CF बोला जाता है, कंपाउंड फैक्टर। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? जीरो पीरियड, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड एंड n पीरियड। आज के कितने रुपये हैं? 1। ये कंफर्म है क्योंकि फैक्टर के साथ हमेशा आज का कितने रुपये होता है? 1 रुपीज। इसी को फैक्टर बोला जाता है क्योंकि अगर आपने आज के 1 रुपये का फ्यूचर वैल्यू निकाल लिया तो कोई भी अमाउंट दे दे तो उसका फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। मान लीजिए 1 रुपये का आपने फ्यूचर वैल्यू निकाल लिया, अब x रुपये का निकालना है तो जो अमाउंट है उसको x से मल्टीप्लाई कर दो। तो फैक्टर इसलिए निकाला जाता है कि फैक्टर के सहारे दूसरा फ्यूचर वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फैक्टर जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर फैक्टर दिया जाता है। बुक के अंदर आपको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का टेबल मिलते हैं। और होता क्या है, एग्ज़ाम में अगर कोई वैल्यू गिवन है और उसको अगर यूज नहीं करते हो तो मार्क्स नहीं मिलता है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में ये कुछ आपको दिया गया है। मान लीजिए अगर आपने इस वैल्यू को इग्नोर करके सॉल्यूशन दे दिया तो आंसर सही होने के बावजूद भी मार्क्स नहीं मिलेगा। बोलो ये क्या बात हुई? कहते दिया हुआ है, क्यों दिया था? यूज करने के लिए, यूज करो। आपने क्यों नहीं यूज किया? हो सकता है यूज ना करने की वजह से आप कैलकुलेटर का 12 डिजिट यूज कर लो। इस पे कितने डिजिट दिया गया है? डेसिमल के बाद 4 डिजिट। हो सकता है आप जब कैलकुलेटर यूज करोगे तो आप कैलकुलेटर के 12 डिजिट यूज कर लोगे, उससे डेसिमल में आंसर डिफरेंस जाएगा, मार्क्स कट हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप किसको दोष दोगे? बताओ किसको दोष दोगे? जैसे देखो ये फैक्टर का वैल्यू गिवन है, अगर ये वैल्यू गिवन है तो आपको सॉल्यूशन इसी गिवन वैल्यू को यूज करके देना है अगर पॉसिबल है तो। 95% केस में गिवन वैल्यू यूज हो जाता है, 5% केस में उनसे खुद मिस्टेक हो जाता है इंस्टीट्यूट से। हाँ खूब मिस्टेक करते हैं, आपके लेवल में थोड़ा कम मिस्टेक करते हैं, फाइनल पे तो मिस्टेक काउंट भी नहीं कर सकते हो आप मान के चलो 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन में मिस्टेक मिल सकता है। हाँ लो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। डेरिवेटिव एक चैप्टर है फाइनल में जो मैंने उस दिन दिखाया था आपको, जिसमें 90,000% की जो प्रॉफिट दिख रहे थे, 1 लाख रुपये जो 9 करोड़ पे जा रहा था, उस चैप्टर के अंदर 70% क्वेश्चन के अंदर टेक्निकल मिस्टेक है, क्वेश्चन में ही दिक्कत है। अब क्वेश्चन में क्यों दिक्कत है? जो चीज़ मार्केट में होता नहीं वो आपको लिख के दे रहा है तो क्वेश्चन में ही दिक्कत हुआ ना। जो चीज़ कहीं प्रिवेल ही नहीं करता, स्टॉक मार्केट में जो चीज़ होता ही नहीं है वो चीज़ आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो क्वेश्चन को तो गलत ही मानेंगे। मार्केट में आज अगर कोई शेयर खरीदोगे तो कल शेयर मिलेगा आपको। T+1 में सेटलमेंट होता है। आज शेयर खरीदोगे तो आज बोला जाता है ट्रेड डेट, और +1 कल। अगर बीच में छुट्टी है तो वो काउंट नहीं होगा। तो T+1 पे शेयर की डिलीवरी होती है, मतलब आज शेयर खरीदोगे तो आज नहीं मिलेगा, कब मिलेगा शेयर? कल। अब क्वेश्चन में बोलता है कि नहीं हम शेयर की डिलीवरी 1 साल बाद लेते हैं, तो क्वेश्चन ही गलत हुआ ना। अब अगर मान लीजिए आज आपने शेयर बेचा तो शेयर देना कब है? कल। जब आपने खरीदा तो कल रिसीव करोगे, तो मान लीजिए मैं कोई सामान बेचा तो डिलीवरी कब देनी है मुझे? कल। सिर्फ बाई साइड में ही तो अप्लाई नहीं होगा,
तो आज अगर कोई शेयर में बेचूंगा ना तो उसकी डिलीवरी कब देनी है? 1 दिन बाद, कल। और कल अगर आपके पास शेयर नहीं है तो बोलोगे शेयर नहीं है तो बेचा कैसे मैंने? बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप मुझे बताओ, मैं एक दुकानदार हूं, मुझे कैलकुलेटर बेचना है, मेरे दुकान में अभी कैलकुलेटर नहीं है, फिर भी मैं बेच सकता हूं अगर मुझे डिलीवरी कब देनी है? कल। तो मेरे पास चॉइस क्या है? मान लीजिए आप आए 1000 कैलकुलेटर खरीदने, मेरे पास स्टेशनरी पे मेरे पास है नहीं 1000 कैलकुलेटर, लेकिन फिर भी मैं बेच दूंगा आपको। बताओ कैसे बेच दूंगा? जब है ही नहीं तो कैसे बेच दिया? अरे आज देना ही नहीं ना, देना कब है? कल। तो तब तक मैं अरेंज कर लूंगा, यही होगा ना, तब तक मैं अरेंज कर लूंगा। और अगर अरेंजमेंट नहीं हुआ कल तक तो उसके लिए बैठे हैं ना एक्सचेंज, क्या करना है नहीं करना है। अब यहां क्वेश्चन में क्या बोलेगा? आज मैंने शेयर बेच दिया और 1 साल के बाद जाके मैं बाई करूंगा। जबरदस्ती है क्या? आज बेचोगे तो कब देना पड़ेगा शेयर आपको? कल देना पड़ेगा। लेकिन आप क्वेश्चन में क्या कह रहे हो? मैं कब बेचूं, खरीदूंगा 1 साल बाद। तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना। तो ऐसे ऐसे टेक्निकल्स मिस्टेक आपको 70% क्वेश्चन में मिलते हैं। कौन जिम्मेदारी है लेगा इसका? आईसीआई कहते हैं हम बच्चे को स्टॉक मार्केट थोड़ा ना बोलते पढ़ने के लिए। तो वहां कहते हो जब अपनी गलतियां आते हैं तो कहते, क्योंकि इस चीज़ के रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ स्टडीज में मैंने कई बार बात किया हुआ है, तो कहते हैं बच्चे को हम ना मार्केट से दूर रखते हैं, मार्केट की क्या जरूरत है नॉलेज की। तो हम कहते हैं फिर रिसेंट जो कोई अमेंडमेंट होता है मार्केट में, फिर वो क्वेश्चन मत पूछा करो। फिर आप कहते हो कि अपडेटेड नहीं रहना है मार्केट से, तो फिर मार्केट की जो अपडेट होता है वो क्यों पूछ देते हो क्वेश्चन के अंदर? फिर वो भी तो गलत है। नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा तो नॉलेज होनी चाहिए। मतलब किसी भी तरीके से अपने गलती नहीं मानेंगे, ये मतलब ही नहीं है। चलो वापस आ जाओ। इसीलिए हर चीज़ों का नॉलेज होना आपको जरूरी है। सिर्फ कैलकुलेशन काम का नहीं है, हर चीज़ों का नाम क्या है, किस चीज़ों को कैसे जाना जाता है, इसीलिए फैक्टर पढ़ना जरूरी है आपको। ये देखिए 1 रुपीज़ हमें क्या निकालना है बताइए? फ्यूचर वैल्यू। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आज के प्रेजेंट वैल्यू अगर 1 रुपी है ना, ये एरो लगा रहा हूं तो समझ जाना मैं क्या कर रहा हूं। इस अमाउंट को यहां लेके जा रहा हूं। फ्यूचर के वैल्यू में 2 चीज है, प्रिंसिपल, टाइम वैल्यू। आज के अमाउंट में सिर्फ प्रिंसिपल होता है, फ्यूचर के अमाउंट में 2 चीज होता है, प्रिंसिपल प्लस टाइम वैल्यू। अब टाइम वैल्यू कितना होगा? तो जितने साल का पीरियड है उतने साल का, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कहता हूं यहां पे कंपाउंड करता हूं, एट द रेट ऑफ, कोई भी एक रेट ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं 8% से। तो मुझे बताइए यहाँ का फ्यूचर वैल्यू जो है वो कितना होगा? और इसी फ्यूचर वैल्यू को क्या बोला जाएगा? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, यही तो है। ये जो अमाउंट आएगा वही उसी का नाम है। जैसे राम घर पे जाते तो कभी कभी रामू बन जाता है, इंसान तो वही है। घर पे प्यार से लोग क्या बुला रहे? रामू। और वही पार्क में जाता है तो थोड़ा और ज़्यादा प्यार आ जाते हैं तो बन जाते हैं जानू। यानी कि इसका मतलब एक ही इंसान का 3-3 नाम हो सकता है। हुआ क्या बताइए? प्लेस बदल जाते हैं, बुलाने वाले लोग बदल जाते हैं। क्लास में दोस्त बुला रहे हैं, टीचर बुला रहे हैं, राम बुला रहे हैं, घर पे पेरेंट्स बुला रहे हैं, प्यार से रामू बुला लेते हैं, वहाँ कोई अपने बुला रहे, कुछ और बुला रहे। यानी कि इसका मतलब ये है फ्यूचर वैल्यू, लेकिन उसको हम लोग फैक्टर के से जाने जाते हैं क्योंकि ये किसके फ्यूचर वैल्यू है? 1 रुपी का। एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना, फैक्टर वर्ड जहां कहीं भी आएगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितना हो? 1। ओके, क्योंकि टेबल में मिलेगा आपको। जैसे हम जाएंगे बुक में, आपको जो बुक मिलेंगे तो उसमें लास्ट में आपको टेबल मिलेगा, ठीक है जी। तो टेबल के ऊपर में कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ ₹1 फॉर आई पीरियड एट आई पीरियड फॉर एन पीरियड। यानी कि FVIF आई के रेट से एन पीरियड के लिए। आई क्या इंटरेस्ट रेट है? आई इंटरेस्ट रेट है? नहीं, पीरियड का इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट जब भी बताया जाता है एनुअली, ये एनुअल नहीं हो सकता है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट कभी एनुअली कैलकुलेट नहीं होता है। आपको ये बताना है कितने दिन पे इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ऐड होगा। अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो आई का मतलब
3 मंथ का रेट। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो आई का मतलब 6 मंथ का रेट, वो भी डेसिमल में यूज करना, कोशिश रखना हमेशा डेसिमल में यूज करने की। अगर मान लीजिए मंथली कंपाउंडिंग है तो आई का मतलब 1 मंथ का रेट, 1 महीने का रेट आई है। एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ पीरियड्स बोलो या नंबर ऑफ कन्वर्जन बोलो, किसकी कन्वर्जन, इंटरेस्ट का प्रिंसिपल पे कितने बार कन्वर्ट होंगे। तो ना ये ईयर्स है ना ये एनुअल रेट है, रेट पीरियड का है, ये आपका पीरियड नंबर ऑफ पीरियड है। इस तरीके के टेबल मिलेंगे, इसी टेबल से उठा के वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन में वैल्यू देंगे तो आपको पता तो हो ये कौन सी वैल्यू है। ये टेबल आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जो टेबल बनाओगे हो सकते हैं आपके कैलकुलेटर पे ज़्यादा डिजिट आ जाएगा। यहाँ पे कितने डिजिट दिया गया है 3, तो अगर ये वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया जाए तो इसी वैल्यू को यूज करके आंसर निकालना है, आदत डालना है अभी से ही। ओके, तो चलिए निकालिए। तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर किस रेट से निकाल रहे हैं हम लोग, 8%। लिखने का तरीका है ऐसे, 8% कितने पीरियड का, n पीरियड का, कैसे निकाले जाएंगे, 1 रुपीज प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8% कितने बार, n टाइम्स, अगर 5 टाइम्स है तो 5 टाइम्स। ओके, क्या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, अगर मान लीजिए क्या एक बार 8% किसी चीजों को बढ़ाना 1.08 से मल्टीप्लाई करना दोनों सेम बात है। तो हमने क्या बोला था, और लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0.08 1 टाइम, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 1 प्लस 0.08 2 टाइम्स, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 0.08 3 टाइम्स, और ये सिलसिला चलता रहेगा कितने बार, n टाइम्स। क्या हम ये भी कह सकते हैं 1 प्लस 0.08 का पावर n, इसी को बोला जाता है फैक्टर, यानी कि यही है फैक्टर। यही क्या है, फैक्टर, यही है फैक्टर। अगर n हो जाए 4 ईयर तो कितना आएगा, से n इज इक्वल टू 4। अगर ऐसा है तो FVIF 8% से 4 पीरियड का कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.08 का पावर 4 निकालने आता है क्या, 1.08 मल्टीप्लाई स्क्वायर से पढ़ना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ 1.08 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू करोगे तो क्या रीड करोगे, स्क्वायर क्यूब पावर 4, कितना आ रहा है 1.3604 है, जीरो लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। टेबल में देखिएगा कितने परसेंट रेट था हमारा, 8% का रेट, कितना पीरियड था 4 पीरियड, कितना वैल्यू दे रहा है 1.360, क्या यही वैल्यू हमने भी निकाला है। ओके, एक काम और कर सकते हैं, से n हमारा है 8, अगर ऐसा होगा तो FVIF 8% से 8 पीरियड का क्या बनेगा, 08 का पावर 8, 1.08 मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब 4 5 6 7 8, कैलकुलेटर पे मेरा वैल्यू आ रहा है 85। अगर 3 डिजिट में मैं लिखूं तो 1 करना पड़ेगा, 1। ये देखिए 8% से 8 पीरियड का कितना आ रहा है 1.851, 1.851
तो क्या ये टेबल समझ आ जाएगा आपको? अगर रेट होल नंबर में हो टेबल यूज कर लेंगे, अगर होल नंबर में रेट ना हो, डेसिमल में हो, तो कैलकुलेटर यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है यहां तक? ओके। तो we can find same value in future value table also. ये तो क्या था, देखो हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे, लेकिन 1 रुपी का था, इसीलिए हमने क्या कैलकुलेट किया, फैक्टर। अब बी नंबर में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अदर देन ₹1। क्या 1 रुपये के अलावा किसी और का वैल्यू निकालना हो तो कैसे करोगे? सिंपल फैक्टर से x से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो, ये देखिए इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं 0 ईयर, 1, 2, 3 एंड n ईयर। अब यहाँ पे कितने रुपये हैं, x। अब इस x रुपीज का क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू। क्या इसको फैक्टर बोल सकते हैं? नहीं, फैक्टर नहीं बोल सकते इसको। इसको कंपाउंड कर देते हैं, कंपाउंड एट कितने परसेंट, चलो कोई भी परसेंट रख सकते हैं, 8% मान लिया पर पीरियड। अच्छा ईयर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, बट गलत हो जाएगा, ईयर वाइज मत जाओ, थोड़ा सा कटिंग कर लो, पी लिख लो, एन पीरियड बजाएगा ये, पर पीरियड, जितने दिन का पीरियड है उतने दिन का रेट होना चाहिए। अब ये जो फ्यूचर वैल्यू निकाला जाएगा वो होगा x प्लस 8% प्लस 8% प्लस डॉट 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 n टाइम्स, या आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इस x में क्योंकि एक बार 8% बढ़ाना, 108% से मल्टीप्लाई करना, तो 1 प्लस 0.08 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.08 मल्टीप्लाई सो ऑन जाएगा कितने बार, n टाइम्स। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0.08 का पावर n। आपको पता है इसको अभी क्या बोला था, इसी को तो फैक्टर बोले थे। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ, अगर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर को प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। We know 1 प्लस 0.08 का पावर n जो है इसको बोला जाता है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 8% पे n पीरियड का। हेंस रिया कह रही है 0 पीरियड भी लिखना है, किधर, अच्छा
ठीक है जी, जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ईयर लिखो पीरियड लिखो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो कुछ भी लिख लो चलेगा। ये देखिए, क्या ये एक्स रुपीज जो है ये पीवी है, आज का वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, ओके। तो मुझे बताइए फ्यूचर वैल्यू अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या किया हमने, एक्स हमारे लिए क्या था, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय फैक्टर आ जाएगा, यानी कि फ्यूचर वैल्यू एफ वी आई एफ कर सकते हैं। अब जितना रेट दिया गया होगा उतने रेट से i% से n पीरियड का, एक तो तरीका ये हो गया, या दूसरा तरीका ये है कि हम लोग सीधा यही यूज कर ले, क्यों जाते हैं फैक्टर से, हम कह रहे कि ये वर्डिंग ना दूं तब भी तो 1 + i से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बस खत्म, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ जान पहचान करा दे रहा हूं फैक्टर से और कुछ नहीं है। और हमें तो मालूम ही है कि हम जो यूज कर रहे थे वो तो चलेगा ही चलेगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 + i का पावर n। चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, कहाँ से, फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू, दैट इज, इसको क्या बोला जाता है, डिस्काउंटिंग। Calculation of present value from future value is also termed as discounting। क्या डिस्काउंटिंग करना इंटरेस्ट हटाना है, कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट डाल रहे थे, डिस्काउंटिंग में इंटरेस्ट हटाएंगे, क्योंकि आपको फ्यूचर वैल्यू दिया रहेगा, तो फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट भी है प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट हटा दो कहाँ पहुंच जाएंगे, प्रिंसिपल पे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू पे। अब इसमें भी दो चीज होगा, 1 रुपये का या फिर एक्स अमाउंट का। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर PVF, या और क्या नाम दे सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर PVIF, और डिस्काउंट फैक्टर present value of futures ₹1 is termed as PVIF। चलो एग्जाम्पल ही दे देते हैं, ये देखिए 1 2 3,
2 पीरियड, 3 पीरियड, n पीरियड। ₹1 कब का? आज का नहीं, सॉरी, फ्यूचर का, यहाँ का। n पीरियड 1 का ₹1 है। क्या इसमें इंटरेस्ट भी है? इंटरेस्ट हटा दे, कहाँ पहुंचेंगे? क्या बोलेंगे? PVIF। बहुत बढ़िया। क्या एरो इधर की तरफ लगेगा? इसको इधर ला रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट हटा रहे हैं। अमाउंट छोटा आएगा बड़ा आएगा? छोटा आएगा। ये जो PV है यही हमें कैलकुलेट करना है। इसी का नाम क्या होगा? PVIF। कितने रेट से डिस्काउंट करना है? चलो @i% लिख देता हूँ। तो मुझे बताइए, हमने पढ़ा अभी कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 + i⁻n। हमें क्या दिया गया है? फ्यूचर वैल्यू कितना है? ₹1। तो PV मल्टीप्लाई बाई 1 + i⁻n। तो मुझे बताइए PV कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n। यही PV क्या है बताओ? इसी को तो आपने बोला है, क्योंकि ये ₹1 है। तो ₹1 का PV PVIF है, तो इसको क्या बोलेंगे? PVIF। कितने रेट से? i% से। कितने दिन का? फॉर n पीरियड। बस यही हमारा PVIF हो गया। अज्यूम अगर i हमारा 8% है और n अगर 4 पीरियड हो जाए तो कैसे लिखेंगे इसको? PVIF 8% से 4 पीरियड का। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है PVIF 0.08 और 4, ऐसे भी लिख देगा नीचे। क्या होगा इसका मतलब बताइए? 1 डिवाइडेड बाई 1 + 0.08 का पावर 4। PV निकाल रहे हो, छोटा होगा, छोटा वैल्यू डिवाइड करके आता है। कितना आ रहा है अमाउंट बताएंगे कोई? 0.797335। ओके। अगर i हमारा 10% हो जाए और n 5 पीरियड हो जाए तो कैसे लिखेंगे इसको? फिर लिखेंगे PVIF 10% से 5 पीरियड का, और आएगा कैसे? 1 + 0.10 का पावर 5। 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 2 3 4 5। ये तो कैलकुलेशन बता दिया ना कल। कैसे निकालोगे? 1 डिवाइडेड बाई 1 आवाज नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई? 10% है ना, हर बार एक ही गली से रास्ता नहीं गुजरती ना। देखो 10% है ना ये। तो मुझे बताओ 10% तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 यही होगा ना। पावर में कितना जाएगा? 5। कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल्स टू किया, एक बार डिवाइड हुआ, फिर इक्वल्स टू किया, 2 बार हुआ, फिर इक्वल्स टू 3 बार। कितने बार करेंगे? 5 टाइम्स। कितना आ रहा है आंसर? 6 2 1। यही है ना। एक काम करते हैं, चेक करते हैं टेबल में
क्या ये हमें वैल्यू मिल रहा है क्या? आइए देखते चलिएगा। ये एक टेबल है, अगला टेबल में क्या लिखा है? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ ₹1। देखो अच्छे से लिख के दे दिया है कि 1 रुपये का है, वैसे लिखा नहीं जाता है। बाकी टेबल देखोगे ना, सिंपली इतना लिखा रहेगा, बात खत्म। कहते आप समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूं। I% से N पीरियड के लिए कितना रेट था हमारा? 8%। पहला बार पीरियड कितना? 4। कितना आ रहा है? 0.735। 0.735। 10% से 5 पीरियड का, 10% से 5 पीरियड का कितना आ रहा है? 0.621। क्या हमारा भी 0.621 है? यानी कि ये टेबल अगर एग्जाम में ना भी दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दे दे तो ठीक है, अच्छी बात है। ओके, we can find same value in table also। फैक्टर से जान पहचान हो गया। तो चलते एक्स अमाउंट का भी एक बार लिख लो। कैसे निकालोगे? बी पॉइंट। अच्छा, ये जो भी काम कर रही है कौन सी केस में पॉसिबल है? नॉर्मल कंपाउंडिंग में, कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग में नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग एक एक आवर्स का कंपाउंडिंग कैसे करोगे? आई तो हो जाता है 0, एन हो जाता है इनडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग याद आ रहा है? हर 1 मिनट में कंपाउंडिंग करना, तो 1 मिनट में तो बहुत छोटा सा रेट हो जाएगा, पीरियड बहुत बड़ा हो जाएगा। उस केस में थोड़ा सा अलग जाना होता है। तो ये जो भी कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग सब कौन सी केस में है? नॉर्मल कंपाउंडिंग। मैं नीचे लिख दूंगा आपको। आइए, कैलकुलेशन ऑफ पीवी for other amount। अब वो कैसे आएगा? ये देखो, जीरो पीरियड, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड एंड n पीरियड। यहां करूँ भी x। अब हमें निकालना है PV। ध्यान रखना है एरो किधर की तरफ आएगा? इधर की तरफ, क्योंकि ये यहां आ रहा है। डिस्काउंट करेंगे, ये लिखा नहीं हम लोगों ने, यहां भी लिख सकते हैं। ये क्या हो रहा था? डिस्काउंट। इसको डिस्काउंटेड वैल्यू भी बोला जाता है। हाँ जी, डिस्काउंट कर देते हैं कितने % पे? I%। कैसे निकाले जाएंगे पीवी? वही बात जैसे पहले किया था। कुछ लोग सोचते हैं कि इंटरेस्ट हटाना है तो इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं। माइनस नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस अमाउंट पे आप I% नहीं निकालोगे। इंटरेस्ट हमेशा किस पे आता है? पीवी पे। तो जब भी इंटरेस्ट ऐड होगा ना 1 + I⁴n, तो किस पे होगा? पीवी पे होगा, फ्यूचर पे नहीं, इसलिए डिवाइडेड होता है। तो हमें मालूम है कि पीवी जो हमें मालूम है कि जो फ्यूचर वैल्यू निकाला जाता है, ये फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए पीवी पे हम लोग 1 + I⁴n डालते हैं। तो हमें अगर पीवी निकालना हो तो क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + I⁴n। और हमारा फ्यूचर वैल्यू कितना है? x। तो x डिवाइडेड बाय 1 + I⁴n। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x × 1 डिवाइडेड बाय 1 + I⁴n।
अभी इसका नाम दिया था हम लोगों ने, अभी इसी का नामकरण किया था ना। ये देखो कहाँ गया, देखो इसी को क्या दिया था आपने, पीवी फैक्टर बोला था आपने, तो यही तो है पीवी फैक्टर। यानी कि फैक्टर अगर दिया जाए इसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर i% से n पीरियड का। तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, hence PV is equal to future value x rupees multiply by PVIF i रेट से n पीरियड का। या आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, PV इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i का पावर n। ठीक है यहाँ तक। अब कैलकुलेशन of PV and FV, above calculations of PV and FV are applicable in normal compounding only। नॉर्मल कंपाउंडिंग का मतलब है दैट इज अदर देन कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग। कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग पे मैं कोई जिक्र नहीं कर रहा, अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो मैं 2 मिनट लगा सकता हूँ। क्या लगाना है? हाँ जी, थोड़ा देर के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग को समझते हैं। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, हम ज़्यादा कुछ डिस्कशन करेंगे नहीं, बट एक बार माइंड में रख लीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग हम लोगों ने किसको बोला, गप्पे नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे इधर। कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग किसको बोला, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग किसको बोला, एक एक आवर्स के कंपाउंडिंग को, एक एक मिनट के कंपाउंडिंग। चलो एक काम करते हैं हम लोग, आवरली कंपाउंडिंग पे चलते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। एक बताइए, एक साल में कितने आवर्स होते हैं, कैलकुलेशन करो। 365 डेज मल्टीप्लाई बाई 24 आवर्स। ओके, अब मुझे बताइए 1 ईयर में 8760 आवर्स होंगे। मुझे बताओ अभी जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उस कैलकुलेशन के मुताबिक आई कितना होगा, आई कितना होगा बताइए। आई कितना होगा,
बोलोगे मुझे पहले आर दो, इंटरेस्ट रेट दीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हम लोग 1 मिनट के लिए 8% ही रख लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो एनुअल रेट है हमारा, एनुअल रेट कितना है, हम लोग रख लेते हैं फिलहाल 8%। तो मुझे बताइए आई कितना जाएगा, बहुत छोटा जाएगा। क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ इक्वल्स टू, ये जितना रेट बनता है वो डिवाइडेड बाई 365 कर दूँ। अच्छा ये नहीं होगा, कितना जाएगा फिर 8760, ठीक है 8760। मैं एक काम करता हूँ, आपको डेली कंपाउंडिंग भी रख देता हूँ ताकि कंपैरिजन हो जाए। डेली कंपाउंडिंग पे अगर हम लोग चले तो मुझे बताइएगा कितना डेज होगा 365, ठीक है। उस केस में आई कितना बनेगा, उस केस में आई कितना बनेगा, ये वैल्यू नहीं आ रहा है, मैं इसको थोड़ा वैल्यू ले लेता हूँ कुछ डिजिट तक, 10 डिजिट ले लेता हूँ डेसिमल के बाद। इतना % रेट आई बन रहा है। वो 8% को अपने आप 0.08 समझ रहा है, वो चेक करके देखो। 0.08 डिवाइडेड बाई 8760 करोगे देन वैल्यू आएगा। तो 8% को अपने आप ये क्या समझ रहा है, 0.08 समझ रहा है ना। ओके मुझे बताइए यहाँ पे आई कितना होगा, यहीं पे निकाल देते हैं ना। जितना हमारा एनुअल रेट है उसको कितने से डिवाइडेड कर दो, डिवाइडेड बाई 365। तो देखो ये कह रहा है कि आपका जो आई बनेगा डेसिमल के टर्म में 1 डे का रेट, तो 8% मतलब 0.08 डिवाइडेड बाई 365 एक दिन का रेट बन रहा है 0.0 मतलब 1 डे का रेट बन रहा है 0.000219, सही आ रहा है। ओके अब मुझे बताइए मैं फ्यूचर वैल्यू निकालता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुछ प्रेजेंट वैल्यू भी ले लेते हैं, ठीक है, कुछ पीवी ले लेते हैं, और कुछ अब हम लोग कब निकालते हैं, अब हम निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू। कब का निकालना है, एट 2 ईयर एंड का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए प्रेजेंट वैल्यू मैं ले लेता हूँ 5000 रुपीज। आज का कितना अमाउंट 5000, डेली कंपाउंडिंग चल रहा है। मुझे बताएंगे 2 ईयर बाद का कितना अमाउंट बनेगा, कैसे निकालना चाहिए, अभी पढ़ा आपने। फ्यूचर वैल्यू जो होते हैं प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट ऐड करना है। इस रेट से अगर 365 नहीं कितने टाइम्स हो जाएगा 2 साल बाद, अगर देखा जाए यहाँ पे तो n कितना होगा, आई तो आपने निकाल लिया, एक काम करते हैं हम लोग n भी निकाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है n निकाल लेते हैं। मुझे बताइए n कितना आएगा, इसमें तो 730 आएगा, ठीक है, क्योंकि 730 टाइम्स इंटरेस्ट किस पे ऐड होगा, प्रिंसिपल पे। ओके इसमें कितने बार जाएगा n, विजिबिलिटी है ना पूरा, ठीक है। यहां पे n कितना आएगा कोई बताएंगे। इसमें जो n आएगा ना वो ये कह रहा है कि देखो ये 1 साल का टाइम है, अब इसमें क्या करना है 2 साल, तो मैंने क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितने से 2 से, यानी कि B4 में जो वैल्यू है, B4 में कितना है चेक करो, ये हो गया B और ये है 4, तो B4 में जो वैल्यू है 8760, 2 इयर्स का टाइम फ्रेम है, तो हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, कितना आ गया बताइए 17,520। इतने टाइम्स इंटरेस्ट किस पे ऐड होगा, प्रिंसिपल पे। अब तो कैलकुलेटर फेल ही होने जा रहा है, कोई बात नहीं, तभी तो एक्सेल सीट पे आ गए हैं ना,
ओके, प्रेजेंट वैल्यू तो अभी भी उतना ही रखना है, कितना 5000, ठीक है जी। तो मुझे बताइए अब यहाँ का फ्यूचर वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो हमने अभी पढ़ा है प्रेजेंट वैल्यू 5000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कौन सी आई हमने निकाले हैं क्या, कहाँ निकाला है देखो, आई ये वाले हो गया, इसकी पावर कितना करना है, कीबोर्ड पे एक ये बटन होता है, अगर इस तरीके से आप लिख दोगे तो ये टोपी जो पहना देते हैं ना, ये क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। कितने पावर लेना है 730, एक काम करते कौन जाता है 730 लिखने, H कॉलम में थर्ड नंबर रो है, H3 लिख दो तो चल जाएगा, मैंने लिख दिया H3, क्या वैल्यू दे देगा हमें, ओके जी। ये कह रहा है कि 5867 यानी कि आपको 867 का इंटरेस्ट मिलेगा कितने साल में, 2 साल में, ठीक है। यहाँ तक कोई गड़बड़ तो नहीं, एक बार चेक कर लो। 5000 में 800 का मिल रहा है, 5000 मल्टीप्लाई बाई 8%, 400 का 1 साल का है, 400 1 साल, हाँ ठीक होगा, एक ही बात होगा, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब हम पहुँचते इस वाले केस में, क्या मुझे बताइए इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या, क्या डिफरेंस है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाला इक्वल्स टू, मैंने कंट्रोल भी करा, क्या क्या बदलना पड़ेगा इसमें बताइए मुझे, जहाँ पे J3 था, चलो J3 तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्या लिख देते हैं, J4 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया J4। अब मुझे बताइए I की जगह क्या आएगा, E3 या E4, E4, ठीक है। अब मुझे बताइए S3 की जगह क्या आएगा, H4, क्योंकि ये वाले पीरियड हमें लेना है। नोटिस करिएगा कितने का डिफरेंस आया, इतना मेहनत करने के बाद भी ये मुश्किल से 10 पैसे 10 पैसे, ध्यान से देखते रहिएगा तब जाके आइडिया लगेगा कि कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग कोई तोप नहीं है कि बहुत बड़ी चीज हो गया। कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग कुछ अलग नहीं है, डेली कंपाउंडिंग और कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग में कितने का फर्क है देख लो आप, 10 पैसे का, 5000 के वैल्यू में 10 पैसे, 50,000 हो जाए तो 1 रुपये, 5 लाख हो जाए तो 10 रुपये, तो 5 लाख में वो भी 2 साल में कितने रुपए का फर्क, 10 रुपये का, क्या है, कुछ नहीं है। इसलिए कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग में अब बोलोगे सर ये तो अभी आवरली है ना, मिनटली में भी वही आएगा, सेकंड में भी वही आएगा, क्योंकि होता क्या है जब रेट नियर टू 0 पहुंच जाता है तो कंपाउंडिंग की बेनिफिट खत्म हो जाता है। आप मुझे बताइए एनुअल कंपाउंडिंग से ज्यादा अमाउंट सेमी एनुअल कंपाउंडिंग में आता है, क्यों, एनुअल कंपाउंडिंग से ज्यादा अमाउंट सेमी एनुअल कंपाउंडिंग में आता है, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड हो जाता है 6 महीने के गैप पे, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो ऐड हो गया तो वो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट अमाउंट क्या हो जाता है हमारे लिए, ज्यादा हो जाता है। अगर मान लीजिए आप मुझे पैसे दे रहे हो, मैं आपको बोलूंगा कि अच्छा एनुअल कंपाउंडिंग लेना पसंद करोगे या सेमी एनुअल, तो आप क्या बोलोगे, सेमी एनुअल, यही है ना। और अब मैं बोलता हूं कि नहीं सेमी एनुअल लेना चाहोगे या क्वार्टरली, क्वार्टरली, क्यों, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, आपको लेना है तो कह रहे हो कि क्वार्टरली लेंगे, और अगर आपको देना हो तो एनुअली चाहेंगे। बैंक भी वही काम कर रहा है, आपको जब बैंक देता है ना सेविंग पे 3 महीने पे इंटरेस्ट ऐड करता है, और जब आपसे इंटरेस्ट वो लेते हैं ना लोन पे तो 1-1 महीने पे चार्ज करता है। तो मुझे बताओ बैंक अनफेयर नहीं है, तो आरबीआई को सोचना चाहिए। तो बैंक कहते, आरबीआई क्या सोचते हैं, अरे वो तो बिजनेस करने के लिए बैठे, कमाने दो ना उसको, इसीलिए उसको कमाने के लिए क्या कर रखा है, छोड़ रखा है। तो मैं कहता हूं अब आप मुझे बताओ, आपने बोला कि एनुअल कंपाउंडिंग से ज्यादा अमाउंट आएगा सेमी एनुअल में, सेमी एनुअल से ज्यादा अमाउंट किस में आएगा, क्वार्टरली में। तो मैं कह रहा हूं फिर डेली से ज्यादा अमाउंट आवरली में आना चाहिए ना, जल्दी बताओ, डेली कंपाउंडिंग से ज्यादा अमाउंट आना चाहिए किसमें, आवरली में। आया तो है, 10 पैसे ही सही आया कि नहीं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आवरली से कहां पहुंचते हैं हम लोग, मिनट के कंपाउंडिंग पे। चलो जी 1-1 मिनट के कंपाउंडिंग पे चलते हैं हम लोग।
ठीक है, मिनटली कंपाउंडिंग में कितना आ जाएगा? अब पहले देखो आई जो निकालना है ना आपको, आई तो 1 मिनट का रेट चाहिए ना, तो पहले क्योंकि ये जो रेट है ये तो पर एनम है, तो एनुअल टाइम फ्रेम आपको चाहिए पहले, क्योंकि ये जो हमने निकाला है ये क्या है बताइए? पर एनम। ओके, तो अब मैं कह रहा हूं कि मुझे पहले 1 ईयर का टाइम फ्रेम में चाहिए, तो मैं कहता हूं देखो 365 पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 24, ये आवर्स हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 60, तो ये मिनट्स आ गया, यानी कि टोटल 5,25,600 मिनट्स बन गए। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मेरे को आई कितना होगा, तो ये कहते हैं एक काम करो, आई जो निकालना है ना आपको, जितना एनुअल रेट है उसको डिवाइड कर दो इस रेट से, ये बन गया आपका आई। देखो आप इतना छोटा है इंटरेस्ट रेट, ऑलमोस्ट नियर टू क्या पहुंच चुका है? 0। अब देखो एन जो चेक करोगे ना, तो एन आपका बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि 2 साल का टाइम फ्रेम है, क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू कितने दिन बाद का निकाले? 2 साल का, तो 1 ईयर में 5,25,600 टाइम इंटरेस्ट किस पे ऐड होगा? प्रिंसिपल पे। अगर दिक्कत हो रहा हो समझने में तो बोल सकते हो, वैसे दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ के आए हो, अभी तक तो लग रहा हो कि रिवीजन चल रहा है। मेरे को तो यही लग रहा है कि आप लोगों को रिवीजन ही महसूस हो रहा होगा। कोई नहीं, 2-3 दिन रिवीजन, एन्युटी पे जब पहुंचूंगा तब थोड़ा सा आप लोगों को अलग तरीके से पढ़ने को मिल सकता है, जो मुझे मालूम है। मैं चाहूं तो सीधा एन्युटी तक पहुंच सकता था, लेकिन फिर वही है कि बीच में किसी 1-2 बच्चे को लगता है कि सर हमने फाउंडेशन उतना बढ़िया से नहीं पढ़ा था, और मुझे मालूम है पूरे फाइन एफएम किस पे चलने वाला है? इस टाइम वैल्यू पे, तो गायब हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला चलो कोई नहीं, 1-2 लेक्चर चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। आइए फिर से आते हैं, एन कितना बनेगा बताओ? ये जो अमाउंट है वो 2 साल का टाइम फ्रेम है ना हमारे लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ये देखो इतने बार इंटरेस्ट किस पे ऐड होगा? प्रिंसिपल पे। तो मैं कहता हूं अब मुझे देखो प्रेजेंट वैल्यू तो अभी भी मेरे लिए कितना है? 5,000 ही है। अब मुझे निकालना है फ्यूचर वैल्यू। एक काम करता हूं, फ्यूचर वैल्यू चाहो तो इसको ड्रैग भी कर सकते हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? ये देखो आप अपने आप बन चुका है, क्या किया है मैंने, जब उसको ड्रैग करते हैं तो फॉर्मूला अपने आप उस कॉलम के हिसाब से कॉपी कर लेता है। देखो क्या हुआ इसमें, चेक करके देखो, J5 मतलब 5,000 PV मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई, ये है आई, देखना आई यहीं पे क्या E5 में आई है, पावर कितना? N, पावर देखो 1 करोड़, 1 करोड़ भी नहीं है, 10,51,200, यही है ना? आप एक चीज चेक करना, कहां गया, कहां गया कंपाउंड? 15 पैसे नहीं है महापुरुष, तो ध्यान से, कितने पैसे हैं? 0.004, इतना छोटा डिफरेंस आया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए आप मुझे पैसे दे रहे हो, मैं कहता हूं डेली कंपाउंडिंग पे इंटरेस्ट लेना पसंद करोगे या आवर्ली कंपाउंडिंग या मिनटली कंपाउंडिंग? आप बोलोगे डेली ही दे दो, क्यों आपको ज्यादा पैसे लूं? आप मेरे पे एहसान करोगे यहां पे, देखना ध्यान से, क्योंकि आपको मालूम है जब मैंने आपको ऑफर दिया कि एनुअली या सेमी एनुअली, आपने क्या बोला? सेमी एनुअली। जब ऑफर दिया सेमी एनुअली इंटरेस्ट लोगे या क्वार्टरली, तो आपने क्या बोला? क्वार्टरली। अब मैं कह रहा हूं डेली वाले इंटरेस्ट लेना चाहोगे आवर्ली? आप कह रहे डेली ही दे दो। सर क्यों? आप पे भी थोड़ा सा रहम कर लेता हूं, आपको ज्यादा नुकसान नहीं कराना चाहता, इसीलिए मुझे डेली का कंपाउंडिंग दे दो, काम खत्म। मैं आपको बता दूं कंपाउंडिंग की जितने भी बेनिफिट है ना, वो डेली कंपाउंडिंग में इंक्लूड हो जाता है, उससे छोटे कंपाउंडिंग की कोई अहमियत ही नहीं है। आप देख लो ना, अभी आपको सामने है, मैंने कुछ करा ही नहीं है। हो क्यों रहा है? क्योंकि जब रेट नियर टू 0 पहुंच जाता है तो कंपाउंडिंग से बहुत ज्यादा कोई फर्क आपको नहीं पड़ रहा है। एक काम कर लो, मिनट की जगह सेकंड भी करके चेक कर ही लो, थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको देखना कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग में मैंने तीनों लिख दिया था, आवरली भी, मिनटली भी, सेकेंडली भी। मैं आपको बता दूं डेली कंपाउंडिंग को ही कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग कर दूं ना, तब भी कोई गुनाह नहीं है। आप डेली कंपाउंडिंग को क्या नाम दे दो? कॉन्टिन्यूअस, चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उतना कंपाउंडिंग का बेनिफिट उसमें भी आ जाता है। ओके, सेकेंडली पे चले तो कितना सेकेंड बनता है, फटाफट देख लेते हैं। 365 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स हो गए,
मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड हो गए, यानी कि टोटल इतना सेकंड एक साल में। मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर देता हूँ। लो जी, गड़बड़ हो गया, ये जाना चाहिए क्या बताओ, C2। देखो रेट इतना छोटा आ गया, देख रहे हो, इतना छोटा आई है, n क्या बनेगा बताइए, n देखो इतना बड़ा बन जाएगा n आपका, कैसे, B6 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं मुझे बताओ, ये तो उतना ही रहेगा 5000। ये देखो सेम फॉर्मूला यूज हुआ है, हो गया है सेम चीज। अब मुझे बताइए कितना अमाउंट आ रहा है, क्या ऑलमोस्ट 3 डिजिट, क्या 4th डिजिट में भी 1 का डिफरेंस है। 4th डिजिट में 1 का मतलब हो गया 10,000 में 1 पैसे का फर्क आएगा। 4th डिजिट 4 जीरो हो गया ना, तो 4 जीरो पे 10,000 पे 1 पैसे का डिफरेंस, 1 लाख पे 10 पैसे ही बनेगा, क्योंकि 1 पैसे बन रहा है ना यहाँ तो। चौथे डिजिट पे 5 जीरो 4, मेरे हिसाब से 1 रुपये नहीं बनेगा, चलो ठीक है जो भी है। तो कितना छोटा डिफरेंस है, तो क्या इसका मतलब इन चारों कंपाउंडिंग का मतलब सेम ही है ना। चलो आपको तकलीफ है, बोलोगे 10 पैसे तो बहुत होता है, तो डेली को हटा दो, बाकी इन तीनों को नाम तो दे सकते हो ना, कि जल्दी जल्दी लगातार कंपाउंडिंग, इसी को क्या नाम दे दिया गया, कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग। अब सवाल पैदा होता है कि कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग का कैलकुलेशन, ये तो एक्सेल सीट था इसीलिए हो गया, रियल लाइफ में कैसे करोगे। तो रियल लाइफ में मैथमेटिशियन ने अपना इनपुट दिया, अपने लाइफ उसमें स्पेंड किया, और एक फंक्शन का जन्म हुआ जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का जन्म हुआ, और वो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कितना होता है, 2.71828। क्या बात है, बहुत जानते हो आप लोग। तो एक्सपोनेंशियल का जन्म हुआ, और उसने क्या करा, आइएगा 1 मिनट में देखता हूं। 2.71828 एक्सपोनेंशियल का जन्म हुआ। और अब क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल वाले, कि देखो रेट ना आई छोड़ दो, आई तो ये यूज ही होने वाला नहीं है आपका, आई तो क्यों, काम का ही नहीं है, जीरो है वो। एन काम का ही नहीं है, क्यों बताइए, इनडेफिनिट है। ये कैलकुलेशन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो मैथमेटिशियन ने क्या बोला, आप ना सीधा वो रेट यूज करो, कौन सी, 8%, और टाइम फ्रेम कितना है, 2 साल। तो रेट यूज करो एनुअल, टाइम यूज करो ईयर में, तो कितना हो गया, कहते देखो 2.7182 है ना, इसकी पावर आप क्या कर लो, इसकी पावर RT, रेट कितना है 0.08 RT मल्टीप्लाई बाय T कितना है 2 ईयर्स। I को हटा दिया हमने एनुअल रेट से, N को हटा दिया हमने टाइम से। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। 2.71828 का पावर लेना है आपको, कितना बताइए, 0.08 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। कहते इससे आपका वैल्यू आ जाएगा, ना आपको I चाहिए ना आपको N चाहिए, क्योंकि I भी 0 है, N भी इंडेफिनिट है। I की जगह क्या यूज करो, एनुअल रेट, N की जगह क्या यूज करो, टाइम, और किसकी पावर में रख देना उसको, 1 प्लस I की पावर N रखा था ना, तो कहते एक्सपोनेंशियल की पावर RT ले लो। एक्सपोनेंशियल मतलब 2.71828, सबको याद है 2.71828, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ये कुछ वैल्यू आया है, ये वैल्यू है 1 प्लस I का पावर N, ये है 1 प्लस I का पावर N, जो यहां पे लिया था ना आपने। ये देखो, ये जो है ना, ये ब्रैकेट,
ये ब्रैकेट का वैल्यू आपका निकल के आ गया। अब बचा क्या इसमें, 5000 से मल्टीप्लाई करना। ये देखो यहाँ पे आप क्या करो, इक्वल्स टू 5000 मल्टीप्लाई बाई क्या कर दो, देखो सेम वैल्यू आ रहा है, देख लीजिए। नहीं देख रहे हो आप लोग, ये कौन सी वैल्यू आया है, ये देखो ना, ये वैल्यू और इस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, ये कैसे निकाला हुआ है चेक करो ना। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, वो कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हो, चेक करके देख लो। ये कैलकुलेशन आपसे नहीं होने वाला है, ये तीनों कैलकुलेशन नहीं होगा आपसे, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। इतना पावर कैसे निकालोगे आप, अभी जो निकाला हुआ है पता है आपको इसमें कितने बड़ा पावर है, ये देखो 8 का मतलब कितना है, 3 2 5, 6,30,72,000 पावर है। ये पावर कैसे निकाल लोगे आप बोलोगे 12 टाइम स्क्वायर रूट, जीरो हो चुका होगा, चेक करके देख लेना आप। वो 12 टाइम स्क्वायर रूट ना कुछ हद तक ही पॉसिबल है, क्योंकि आप जब स्क्वायर रूट कर रहे होते हो ना, उस टाइम वैल्यू 1 पहुंच जाएगा, और 1 में से जैसे -1 करोगे हो जाएगा 0। अब 0 के बाद कुछ भी कैलकुलेशन करते रहो, मल्टीप्लाई इक्वल टू करते रहो, वैल्यू नहीं बढ़ेगा आपका। कैलकुलेटर कुछ लेवल के बाद क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग जो 3 कैलकुलेशन है ना, ये तीनों कैलकुलेशन आपके लिए पॉसिबल नहीं है। कौन सी, ये तीनों कैलकुलेशन आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैथमेटिशियन ने आपको एक जुगाड़ दिया, वो जुगाड़ है एक्सपोनेंशियल का। बस आपको एक वैल्यू याद रखना है, कौन सी, 2.71828। उसकी पावर क्या रख लेना, RT, रेट एनुअल, टाइम क्या होना चाहिए, ईयर में। तो देखो वही वैल्यू पे पहुंचा दिया, मैंने कुछ और कहाँ किया है, ये तो मैंने देखो यहाँ पे क्या निकाला था, फिर से एक बार देख लो आप। ये तो 2.71828 का पावर कितना था, वो 0.16, समझ में आ गया। तो इसीलिए कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग में हम लोग किसको यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल को। चलो जब इतना हमने डिस्कशन कर ही लिया तो मैं ये भी लिखवा ही देता हूँ, क्योंकि अब बचा क्या है, फिर कुछ बचा ही नहीं फिर, है ना। मुझे तो कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग में से पढ़ाना नहीं था, लेकिन आप लोगों ने जानने की कोशिश किया है तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। हाँ जी, अब कैलकुलेशन ऑफ पीवी एंड एफवी आर एप्लीकेबल इन नॉर्मल कंपाउंडिंग ओनली, यानी कि अदर देन कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग में। कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग में क्या होता है बताइए, चलो आ जाते हैं, लिख दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं, अब बचा ही क्या है हमारे लिए। फ्यूचर वैल्यू इन केस ऑफ, बंद कर देना, कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग। यानी कि हम लोग यहाँ पे पीरियड वाइज कैलकुलेशन नहीं होता है, यहाँ कैसे जाता है, ईयर वाइज। लिख लिया क्या आप लोगों ने, कुछ नहीं करना है, बस ईयर करना है। क्योंकि पीरियड तो हमेशा क्या जाना है उसमें, इंडेफिनिट ही रहना है कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग में। ये देखो आपका पीवी क्या है, गिवन है, कैलकुलेट क्या करना है आपको, फ्यूचर वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है।
एट द रेट ऑफ 8% पर एनम लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। इन कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग दैट इज hourly, minutely, secondly compounding. इन कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग आई क्या हो जाता है बताइए? वी कांट यूज आई एंड एन। रीजन क्या है? रीजन यह है कि आई हो जाता है नियर टू 0 और एन हो जाता है इंडेफिनिट यानी कि वेरी लार्ज। इस केस में हम लोगों को, in this case we have to use mathematical function कौन सी मैथमेटिकल फंक्शन? एक्सपोनेंशियल, जिसको लिखते किससे हम लोग? ई से डिनोट करते हैं। वैल्यू ऑफ ई कितना होता है? वैल्यू ऑफ ई जो होता है 2.71828। ये कुछ लोगों को कहते सर ये कैसे आया? इसको निकालने के लिए कुछ लोगों ने अपने लाइफ स्पेंड करा हुआ है। समझ में आ गया बात? इस वैल्यू को निकालने के लिए इतना बड़ा मैजिकल वैल्यू है जिससे आप देख रहे हो मैच हो रहा था आपका, कोई भी चीज़ों में मैच हो रहा है। अब ये निकाला कैसे? तो ये निकाला है 1 प्लस, जैसे आपका e की पावर x है तो 1 प्लस एक्स का फैक्टोरियल, x डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल। ये सिलसिला चलता रहते सबको सम करके, फिर इसमें जीपी आएगा, जीपी का सम करेंगे। काम का नहीं है, हमारे काम का इतना है कि हमें जो फ्यूचर वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालोगे? रहेगा वही, कौन सी? पी वी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई नहीं लेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे? ई की पावर आर टी। बस सिंपल। हमने सिंपली क्या किया बताइए? सिंपली रिप्लेस 1 प्लस आई का पावर एन विथ किससे? ई की पावर आर टी से। बस सिंपल। जहां पे आर क्या है बताइए? वेर आर जो है एनुअल रेट और टी जो है टाइम इन ईयर। बस खत्म, कुछ करना ही नहीं आपको। और अगर पी वी निकालना हो तो सिमिलरली पी वी अगर निकालना हो तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई ई की पावर आर टी। और ई की पावर आर टी की वैल्यू जो होते हैं ये आप टेबल से भी निकाल सकता है या आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। कैलकुलेटर से कैसे निकालोगे वो तो बता ही दिया ना, 2.71828 का पावर लेना है। We can calculate value of e की power RT using calculator और टेबल।
एग्जाम्पल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, कितना था हम लोगों का, e की पावर 0.08 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 0.16, ये निकालना है आपको। कैसे निकालोगे बताइए? इट मीन्स वैल्यू ऑफ 2.71828 का पावर कितना, 0.16 कितना होगा? क्या करोगे? ऑन करोगे कैलकुलेटर को, फिर उसके बाद 2.71828, उसके बाद स्क्वायर रूट करेंगे 12 टाइम्स, माइनस कर देंगे 1, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.16, प्लस कर देंगे 1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, ये करना है कितने बार? 12 टाइम्स। चेक करके देखो जो एक्सेल सीट पे आया था क्या वही आ रहा है? वैल्यू ऑन कैलकुलेटर कितना आ रहा है? 1.17352 रहने देते हैं। देखिए कुछ टेबल है, आपके बुक में नहीं है ये टेबल, फाइनल के बुक में दिया गया है, क्योंकि आपको ये पढ़ना ही नहीं था, वो तो टाइम पास। ये देखिए एक्सपोनेंशियल का टेबल दिया गया है, कितना वैल्यू है, ये आपके बुक का टेबल नहीं है, ये फाइनल के बुक का टेबल है। तो मुझे बताइए इसमें आपका कितना था वैल्यू? अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ है टेबल में, इंस्टीट्यूट का ही टेबल लेकिन कुछ मिस्टेक है इसमें, यहाँ इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी आप कितना निकाल रहे हो? e की पावर 0.16, तो देखो x की वैल्यू 0.16 यही है, और ये तो 0 ही रखना पड़ेगा क्योंकि 3 डिजिट में जाना है ना, तो इधर यूज होगा 3rd डिजिट। अभी तुम्हारा 2 ही डिजिट है, तो 2 डिजिट तो 0.16 हो गए ना। क्या देखना यही वैल्यू है क्या? अभी कितना निकाला है हम लोगों ने? 1.1735। तो एक और टेबल आप लोगों ने सीख लिया, किसका? एक्सपोनेंशियल का टेबल हम खुद बना सकते हैं, हमें इस टेबल की भी जरूरत नहीं है। यानी कि कंक्लूड करोगे तो पूरे फाइनेंस में एक टेबल है जो आपको जरूरत पड़ता है, और वो टेबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो आप लोगों ने कभी स्टार्ट में पढ़ा होगा, वो भी फाइनल में ज़रूरत पड़ता है, यहाँ तो वो भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि फाइनल तक पहुँचते पहुँचते बस एक टेबल की ज़रूरत पड़ते हैं, और वो भी कौन सी वाले? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये लग रहा होगा ये सब तो स्टार्ट की चीज़ है, ये सब रियल लाइफ में यूज होता है। इसको आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हो प्रोबेबिलिटी फॉरकास्ट करने के लिए। मान लीजिए स्टॉक मार्केट में एक ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, अब ये ट्रेड में विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना है, ये अगर मुझे कोई आज फॉरकास्ट करके देने को बोले तो मैं ये यूज़ करूँगा, यानी कि मैं रियल लाइफ में इसको यूज़ करूँगा। तो ये मत सोचो कि ये थियोरिटिकल है, रियल लाइफ में जितने भी सॉफ्टवेयर आज अगर प्रोबेबिलिटी निकाल के देता है ना, वो एक ही चीज़ों को यूज करता है, वो कौन सी है? ये टेबल। ये टेबल इतना यूजफुल है, ऐसे समझ के चलो। स्टॉक मार्केट के लिए तो ये वरदान है, ऐसे समझो आप इसको, क्योंकि कुछ भी चीज़ जो पहले के लोग देके गया है ना, कुछ भी बेकार की चीज़ नहीं, सारे क्या है हमारे लिए काम का, हमें यूज करने आना चाहिए, सिंपल। तो ये कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग भी हमने निपट लिया। तो अब हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल बन चुके हैं।
कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके फिर एन्यूटी पे पहुंचेंगे। एन्यूटी पे हमें आज ही चलना है। कितना टाइम हो रहा है हमारा? हाँ, इतना जल्दी कैसे टाइम बीत जाता है? क्लास खत्म नहीं होता है उससे पहले मतलब स्टार्ट नहीं होता है उससे पहले खत्म हो जाते हैं। मेरे क्लास में अच्छा टाइम का पता नहीं लगता है क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा है ना, इसीलिए। चलो जी, चलिए अभी तो हम पहले आ जाते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते, टाइम पास कर लेते थोड़ा देर के लिए। देखो मुझे पढ़ाना तो एन्यूटी ही था, क्योंकि मेनली जो कन्फ्यूजन आप लोगों को होते हैं ना सबसे ज़्यादा किसमें? एन्यूटी और एन्यूटी की कैलकुलेशन में। और जब इंटरेस्ट रेट अलग अलग पीरियड का अलग अलग आता है, वो मेन चीज़ मुझे पढ़ाना था। लेकिन ठीक है, अब करना तो पड़ेगा, फॉर्मेलिटी पूरा। आइए रजिस्टर पे ही कंप्लीट कर लो। इफ़ यू इन्वेस्ट, 2 मिनट लगना है। इफ़ यू इन्वेस्ट 10,000 इन अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट, बस मजे लेने वाली बात है, कोई सिंपल इंटरेस्ट पे कहीं पे मार्केट में इंटरेस्ट सेविंग होता नहीं है, तो क्यों पढ़ रहे हैं? अब दे रखा था, इंस्टीट्यूट ने अभी अभी हटाया टाइम वैल्यू आप लोगों के बुक्स में, क्योंकि इंस्टीट्यूट मानते कि आप लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। आपने तो टाइम वैल्यू पढ़ के आया है, क्यों पढ़ाना है? तो बुक से क्या कर दिया उसने? हटा दिया। लेकिन इससे पहले के बुक्स में तो था ना, तो वो सारा क्वेश्चन मैंने अभी भी रख लिया है। चलो खत्म करते हैं इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का ए लेके नहीं आए क्या? पिछले दिन में प्रिंट आउट मिले थे ना, तो फिर देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं है, अब लाइव में होंगे उधर, तो वो लोग अपना ग्रुप पे बोल दो, शेयर कर देंगे पीडीएफ। चलो जी, इफ यू इन्वेस्ट 10,000 इन अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट 9% पर annum, व्हाट विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years? देखो कुछ भी पूछा जाए ना, मैं टाइमलाइन तो बनाऊंगा ही, चाहे कितना भी आसान क्यों ना हो। 1 2 3 1 2 3 ईयर। आज का अमाउंट कितना है बताइए? 10,000। यहां का अमाउंट क्या करना है? निकालना है। क्या प्रिंसिपल के साथ आएगा? यहाँ पे जो फ्यूचर वैल्यू होगा, अच्छा कितने रेट से बढ़ाना है आगे? 9% पर एनम। जैसे सिंपल बोल देना तो आप ऐसे समझ जाओ, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगना है, तो 3 ईयर का सीधा एक साथ रेट निकाल लो। ये है ना, फ्यूचर वैल्यू हमें निकालना है। तो मुझे बताइए इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर कितना बनेगा? ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाई, इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, 27%। अब आप लोग को जैसे आदत है करते रहो, मेरे को तो ऐसी आदत है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है। मैं करूँगा सिंपली 10,000 प्लस 27%, मेरा काम खत्म, मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। अब क्या RTP क्या पढ़ते हो? P इंटू P मतलब प्रिंसिपल इंटू R, ठीक है, इंटू T। तो ये तो इंटरेस्ट आया ना, फिर इसमें क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऐड करेंगे, ऐसे ना? हाँ ठीक है, एक ही बात है। देखो प्रिंसिपल ऐड कर दिया, 27% वैल्यू में हो गया। 10,000 प्लस 27% कितना आ गया बताओ? 12,700। खत्म। 8वीं क्लास के बच्चे भी कॉर्नर में बैठ के हंस रहा होगा कि देखो इंटर में पहुंच गए और क्या पढ़ रहा है ये लोग। वही तो, जाते हुए कोई रिकॉर्डिंग देख ना ले, है ना जी। चलो जी, छत पे जब जाना होता है ना तो एक एक स्टेप नीचे से ही तो बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहे देखो, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट अर्नड आफ्टर 6 मंथ इज 1050, बोरोड अमाउंट बिंग 1000। लोन कितना लिया? 1000। 6 महीने बाद कितना हो जाता है? 1050। क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो बोला ही नहीं सिंपल या कंपाउंड, 6 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपाउंड की इम्पैक्ट कब आना शुरू होता है?
जब 1 साल से पीरियड बढ़ते हैं, टाइम फ्रेम ही कितने का है, 6 महीने का, तो सिंपल पूछ एनुअल पूछ क्या फर्क पड़, मतलब कंपाउंडेड पूछ, आना एक ही आंसर है, तो ले लीजिए। आज का अमाउंट कितना बताओ, कितने बाद महीने बाद का अमाउंट दे रहे हैं हमें ये, 6 मंथ। ये कितना है, 0 मंथ। आज का अमाउंट कितना, 1000, यही है ना। 6 महीने बाद का अमाउंट कितना, 1050। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है इसमें इंटरेस्ट कितना है, इसमें जो इंटरेस्ट है वो है 50 रुपीज़ का। तो रेट कितना बना इंटरेस्ट का, 50 रुपीज़ कितने का, 1000 का। परसेंटेज में लिख लेते हैं, कितना आ गया, 50 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, 5% बन रहा है। ये कितने दिन के लिए है, याद रखना 6 मंथ का रेट किसी को बोला नहीं जाता है क्योंकि वो कंपेरेबल नहीं होता है। तो एनुअल रेट क्या बोलोगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 10% रेट है, यही आपका आंसर है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा है, टाइम पास मत करो, आगे बढ़ो। सर प्रेजेंटेशन तो कैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल, प्रेजेंटेशन का कोई मार्क्स नहीं है एग्जाम में, प्रेजेंटेशन का कोई मार्क्स नहीं है। फाइनल रिजल्ट अगर आपका सही है तो फुल मार्क्स लेके जाओ, सिंपल। इवन जितना मर्जी स्टेप जंप करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलते हैं। डिटरमिन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7500 at 6% compounded half yearly. याद रखना क्या निकालने को बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2A, कब का अमाउंट दिया गया है, 7500 आज का है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें पता है, लैंग्वेज में ये बताया ही नहीं कि पीरियड कितना है। वो कहते समझ लो यहाँ से n दे दिया 12 और हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, तो कितने पीरियड होगा, 12 पीरियड है, ईयर कितना होगा, 6 साल। ओके, तो क्यों हम टाइम लाइन नहीं बनाते, छोड़ देते इसमें फिर, या बनाना चाहो तो 6 साल बनाना पड़ेगा आपको, इसमें ज़रूरत ही नहीं है। बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप बता देना, तो एक काम करते हैं हम लोग फ्यूचर वैल्यू सीधा निकाल देते हैं। फ्यूचर वैल्यू कैसे आएगा, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आई का पावर n। प्रेजेंट वैल्यू कितना दे रहा है वो, 7500 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आई, उन्होंने खुद बोल दिया है कि 3% का है, तो हम लोग ले लेते हैं 0.03, और खुद बोला है कि n कितना है 12। और इतने अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं आजकल, इस धरती पे नहीं मिलते। देखो ये वैल्यू भी लिख के दे दिया है, कहते कैलकुलेटर भी यूज करने की जरूरत नहीं है, वैसे चेक कर सकते हो सकता है कुछ मिस्टेक ना हो। 1.03 मल्टीप्लाई इक्वल टू स्क्वायर क्यूब 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है, वैल्यू सही दे रखा है। अब देखो किसी ने ये वैल्यू इग्नोर कर दिया, वैसे तो एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने जा रहा है, टेंशन मत लो। टेंशन बोलोगे क्यों लेना है, ये तो खुशी की बात है, तो इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अगर आ जाए मान लो, और आपने कैलकुलेटर का 12 डिजिट यूज करके आंसर दे दिया, तो क्या होगा पता है, हमारे कैलकुलेटर का वैल्यू आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 7500, मेरा आंसर आएगा, मेरे जो आंसर आएंगे ना 10,693.20, इसमें से हटा दूंगा 7,500, तो मेरा जो इंटरेस्ट आ जाएगा ना 3193.21 आ जाएगा। 206 आ रहा है, कितने के आंसर में डिफरेंस आया, 1 पैसे का, मार्क्स कट जाएगा। हाँ मैं दिखाऊंगा आपको, मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी पड़ा हुआ है। यानी कि दिए हुए वैल्यू में 36 पैसे का डिफरेंस था आंसर में, 5 मार्क्स उसको 0 हो गया, 36 पैसे का। बड़े से क्वेश्चन के अंदर दिए हुए वैल्यू में 3 डिजिट था, बच्चों ने 4 डिजिट यूज कर लिया, उसकी वजह से 36 पैसे का क्या है आंसर में डिफरेंस आए,
5 मार्क्स उसका कितना हो गया? 0। इसीलिए बार बार मैं आपको रिमाइंड कराता रहूंगा कि बेटे दिए हुए वैल्यू को इग्नोर करना नहीं है, यूज करना सीख लो। गलत दिया है तो आप उसको नोट लिख के अपना सही वैल्यू यूज करो। जहां पे गलत मिलते हैं ना तो सजेस्टेड जो आता है ना सही वैल्यू से, ये भी बात समझो आप। हाँ, अब हंस रहे हो आप लोग, ऐसे ही है। देखो इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकते हैं। देखो इसी माहौल में आपको क्वालिफाई करना है। ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपके नहीं है, फाइनल वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ओपन था मेरे को याद था, इसका वैल्यू इसलिए मैंने ले लिया। ये देखो एग्जाम में ये वैल्यू गिवन है, एग्जाम में ये वैल्यू गिवन है, वही टेबल का वैल्यू है ये। मैं भी बताया ना वो एक टेबल जो याद करना पड़ेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेरिया 1 टिल 2 टिल का वैल्यू है। तो टेबल में ये वैल्यू है, एग्जाम में दिया गया ये वैल्यू। सजेस्टेड आया होगा किस वैल्यू से? भाई जो दिए हो क्वेश्चन के अंदर उससे सॉल्यूशन दो ना, नहीं इससे सॉल्यूशन देता है। अब कैसे पता चलेगा बच्चों को एग्जाम में, बताओ कैसे पता चलेगा? चेक कैसे करोगे? तो टेबल की वैल्यू है, ये तो टेबल की वैल्यू, कोई चेक नहीं कर सकता है। तो नोट लिख के दिया कि जिस स्टूडेंट ने इस वैल्यू को यूज करके सॉल्व किया है सॉल्यूशन, उसको भी मार्क्स मिलेंगे। तो मैं कहता हूँ सजेस्टेड भी उसी वैल्यू से दे दो ना। कहते नहीं हमारे रेपुटेशन पे आएगी। तो पेपर में छापने से पहले रेपुटेशन नहीं दिखता उन लोगों को। तो इसीलिए अगर कहीं पे ये सब चीज नजर आ जाए कि कुछ मिस्टेक है तो आप करेक्ट वैल्यू यूज कर लो, लेकिन एक नोट डाल देना कि जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, गलत है, तो भी मार्क्स मिलेंगे। और आपने अगर सही वैल्यू यूज कर लिया तो भी मार्क्स मिलेंगे। एक चीज माइंड में सेट कर लो, एग्जामिनेशन में एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देना है, करेक्ट कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या देना है आपको? एप्रोप्रिएट। आपको जो एप्रोप्रिएट लगता है उसके बेसिस पे दीजिए, और दिमाग से निकाल दो कि आंसर मैच होंगे तो मार्क्स मिलेंगे, आंसर नहीं मैच होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस धोखे में मत रहना, क्योंकि यूट्यूब पे यही मिलता है। यूट्यूब पे जाओगे ना तो क्या आपको दिमाग में डाले जाएंगे, बेटे गलत है इंस्टीट्यूट तो गलत ही सॉल्यूशन दो तभी मार्क्स मिलेंगे। आपके लेवल पे तो, मतलब इंटर लेवल पे तो फिर भी थोड़ा कम है, फाइनल लेवल पे तो दिमाग में पहले से बच्चों को डर पैदा हो चुका होता है कि हम एग्जाम में क्या करें, क्योंकि यहाँ तो मिस्टेक कम है, फाइनल में तो मिस्टेक का भंडार है। अभी तो बताया 100 में से 70 क्वेश्चन में मिस्टेक होता है। तो वहाँ पे अब दिक्कत क्या है बच्चों को कि मैं सही पढ़ के जाऊँ या गलत पढ़ के जाऊँ। यूट्यूब पे कहते हैं बेटे गलत है तो गलत ही सोल्यूशन दे के आना। अब गलत याद रखना मुश्किल है, बोलो कैसे? क्योंकि गलतियां तो हर जगह अलग अलग है, तो कैसे याद रखोगे? कॉन्सेप्ट तो एक होता है, याद रखना आसान होता है, बट हकीकत यह है कि आप एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दीजिए। अगर मान लीजिए 4 बच्चों ने 4 अलग अलग सॉल्यूशन दिया है, लेकिन अगर वो एप्रोप्रिएट है, गिवन वैल्यू को इग्नोर नहीं किया है, तो सबको मार्क्स मिलते हैं। एक अच्छी बात है करंट में कि इंस्टीट्यूट खुद सजेस्टेड में 4 ऑल्टरनेटिव से सॉल्यूशन देता है, अलग अलग सॉल्यूशन। समझ में आया? अभी टाइम थोड़ा कम है, नहीं तो मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा आपको। एक क्वेश्चन जैसे अभी पिछले अटेम्प्ट में आया था, उस क्वेश्चन में कुछ एम्बिगिटी थी, 4 सॉल्यूशन दिया, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 3, ऑल्टरनेटिव 4, और चारों में आंसर क्या है? अलग अलग है। तो फिर मार्क्स मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो इसीलिए आप लोग क्या करो, माइंड में एक चीज सेट करके चलना कि मुझे सॉल्यूशन कैसा देना है, एप्रोप्रिएट। करेक्ट नाम का चीज यहां पे कुछ भी नहीं होता। ये देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे, देखो मेरा कमेंट क्या है। ये सजेस्टेड आने से पहले क्या है, देयर आर लॉट्स ऑफ एम्बिग्यूटी इन द क्वेश्चन, इतनी सारे एक्सप्लेनेशन, इतने सारे यहाँ मिस्टेक है, वहाँ मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है, स्टिल ट्राइंग टू सॉल्व इट अज्यूमिंग समथिंग, कुछ अज्यूम करके हमने सॉल्यूशन दिया
कि चलो ठीक है कोशिश करते एक आंसर देने की। एक सॉल्यूशन मैंने दिया सजेस्टेड आने से पहले। जब सजेस्टेड आया तो 4 सॉल्यूशन दिया इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये जो इतने सारे एम्बिगिटी था ना, मैंने बोला किसको क्या अज्यूम करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो हमने बोला चलो एक अजम्पशन मैं लेता हूं कुछ भी, तो मैंने कुछ अजम्पशन लेके सॉल्यूशन दिया, तो एक आंसर मेरा भी इंस्टीट्यूट से क्या हो गया, मैच हो गया, और 3 और सॉल्यूशन है उसका। तो अलग अलग लोगों ने बोला ये क्यों अज्यूम करेंगे, हम तो वो अज्यूम करेंगे, क्योंकि लिखा गया है सरप्लस एट एंड ऑफ 5 ईयर, तो 5 ईयर एंड का सरप्लस है ना, आज का सरप्लस मान सकते हैं नहीं। लेकिन मैंने जो सॉल्यूशन दिया, देखो मैंने क्या लिखा होगा, सरप्लस कब का है, आज का। क्वेश्चन में लिखा है सरप्लस एट द एंड ऑफ 5 ईयर, लेकिन वो क्वेश्चन बनता नहीं, फिर 5 साल बाद का सरप्लस मानो। तो मैंने बोला चलो कुछ समझ नहीं आ रहा है, सरप्लस को हम अज्यूम कर लेते कब का है, वो आज का, जबकि क्वेश्चन में लिखा था कब का, 5 साल बाद का, लेकिन वो 5 क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आप क्वेश्चन में देखो, इंस्टीट्यूट ने बोला कि ठीक है ये भी एक अजम्पशन सही है, तो मुझे बताइए 4-4, 5-5 सॉल्यूशन में मार्क्स मिले कि नहीं मिले। तो इसीलिए आपको दिमाग में एक चीज सेट कर लो आज के बाद क्लास में, कि हमें सॉल्यूशन कैसा देना है, एप्रोप्रिएट, क्योंकि आपके खुद की आंसर जो होगी ना अलग अलग आएगा। आप बोलोगे सर मेरे तो ये आंसर है, इंस्टीट्यूट का तो ये है, क्योंकि होगा क्या, कहीं पे इंस्टीट्यूट लेगा 365 डेज इन ईयर, कहीं पे लेगा 360, इसमें भी कंफ्यूज रहते हो आप। ऊपर आएगा डेटर का वैल्यू निकालने, कभी डेटर का वैल्यू निकालता है इंस्टीट्यूट सेल पे, कभी निकालता है कॉस्ट पे, 2 ओपिनियन। जैसे आप लोग को कॉस्टिंग अगर पढ़ोगे अभी तो आपको समझ आएगा, एडमिन ओवरहेड कभी फिनिश गुड्स पे डाला जाता है, कभी नहीं डाला जाता है। अब क्या करोगे, सब हमें क्वेश्चन में आएगा, अब आंसर क्या होगा यहाँ पे डिफर करेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस क्या होगा, लूज होगा। सर पता नहीं आंसर तो मैच ही नहीं हो रहे, अरे आंसर नहीं मैच हो रहे तो क्या हो गया, मार्क्स मिलेंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू कितना यूज करना चाहिए, कायदे से हमें यही वैल्यू यूज करना चाहिए, कितना है 1.425 76 बताइए कितना रहा है, थोड़ा जल्दी से। पहले तो अच्छा है यहाँ सामने, मैं वॉच ढूंढ रहा था किधर रखा हुआ है, वो सामने है, क्योंकि मुझे बार बार टाइम देखना होता था ना। हाँ जी कितना रहा है, 10,693.20। ये तो क्या है, फ्यूचर वैल्यू इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो मुझे बताइए इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक खासियत है, इंटरेस्ट सीधा नहीं निकलता है, वो सीधा अमाउंट आते हैं, फिर बाद में से उसमें से प्रिंसिपल हटा के हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। 10,693 माइनस क्या करो 7,500, कितना आ रहा है 3193.20। ठीक है जी, यही हमारा आंसर है। ओके चलते अगले क्वेश्चन में। कह रहे कि 2000 आज लगाएंगे 10% के एनुअल रेट पे, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इफ द कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, सेमी एनुअली, मंथली, डेली। इसको तो रख देना चाहिए था होमवर्क सीरीज में, फालतू का टाइम पास और क्या। आइए जी क्वेश्चन नंबर 2 का ए। ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में मजे आ जाए ना जी। 2 ईयर बाद का अमाउंट निकालना है, आज का अमाउंट है 2000। 1 और 2 बस हो गया, आज ही तक था आपका मजे लेने के टाइम। अब कल से जो होगा आपके लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। जो चीज़ मुझे रियली पढ़ाना है टाइम वैल्यू में, वो आपका कल से एक लेक्चर एन्यूटी 2 में ख़त्म हो जाना चाहिए, कि नहीं होगा पता नहीं, देखते हैं। 3 लग जाएगा आपका। 2000 कहाँ का अमाउंट निकालना है, यहाँ का फ्यूचर वैल्यू निकालना है, अलग अलग कंपाउंडिंग आपका चल रहा है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। रेट तो 10% है, लेकिन अब एनुअल कंपाउंडिंग में जाना है। ए
एनुअली। एनुअली में तो 2 ही साल बनेगा ना, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 2000। आप चाहो तो क्या कर लो, 10%, 10%, खत्म। 2-3 साल में मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। 2420। और किसी को तकलीफ हो तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0.10 का पावर 2, 2420। दूसरा पूछा गया था आपका सेमी एनुअली। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को इस तरीके से जाने का। आदत ऐसे डालो कभी मिस्टेक नहीं होगा आपसे, क्योंकि रेट जब डिफर करेगा ना, पहला साल अलग रेट, दूसरा साल अलग रेट, तब वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला फेल हो जाता है। ये जो अभी आप कर रहे हो ना, ये तब तक काम आएगा जब तक सेम रेट है और कंपाउंडिंग होता जा रहा है, मिड में कुछ मिल नहीं रहा है। अभी के एक भी क्वेश्चन में कुछ रिसीव नहीं हुआ है, आगे जाके क्या होगा, बीच में रिसीव होना शुरू हो जाएगा। जब बीच में रिसीव होगा तो सब फेल हो जाएगा, एक ही काम का है। इसलिए मैं कहता हूँ इसी को प्रीफर करते रहो, आसान है। बोलोगे सर 10 साल के लाइफ में और मंथली कंपाउंडेड आ जाए तो, अरे नहीं आता है, मुश्किल से 10-15 साल पीरियड तक जाता है, उससे ऊपर नहीं आता है। सेमी एनुअली में फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालोगे, ये देखिए। अच्छा, इसमें जो है पहले आई आपको कितने दिन का लेना पड़ेगा, 6 मंथ का रेट कितना आएगा बताइए, 5%। और एन जो है वो 4 पीरियड आएगा, 4 पीरियड आएगा। तो आप एक काम कर सकते हो, फ्यूचर वैल्यू अगर आपको निकालना है तो 2000 में 5% ऐड कर दो, कितने बार, 4 बार, खत्म। ऐसे ही यूज किया करो, ज़्यादा बेटर है। 2000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, 2431.01। और अगर किसी को लगता है नहीं मैं तो फॉर्मूला यूज करूंगा, कर लो, 1 प्लस 0.05 का पावर 4, आंसर तो तब भी वही आने वाला है। रास्ते बदलने से मंजिल नहीं बदलती, अगर रास्ता सही हो तो, रास्ता गलत होगा तो मंजिल बदल जाएगा, याद रखिएगा। तो आप बोलोगे 4 आंसर को भी मार्क्स मिलते हैं, मिलेगा, क्योंकि अजम्पशन अलग हो जाएगा ना आपका। एक कह रहे कि वैल्यू गिवन हो तो भी चेक करना पड़ेगा, अगर टाइम है तो चेक कर लो, नहीं चेक करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तीसरा कौन सी था बताओ, मंथली, ठीक है जी। मंथली में आई कितने होगा, 10%, यानी कि 0.10 मल्टीप्लाई बाई 1/12, यही होगा ना। मैं तो इतना ही रखूंगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में जाएगा, मैं फ्रैक्शन यूज करूंगा तो राउंडिंग अप हो जाएगा, मैं पूरा रखूंगा ऐसे ही। एन कितना आएगा, 2 साल और कितने 12, यानी कि 24 पीरियड। अब तो मैं प्लस वाले काम नहीं करूंगा। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, हाँ वैसे आता नहीं ना इस तरीके का क्वेश्चन, 2000 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि सारे रास्ते देख के रखेंगे, जो रास्ता जहाँ आसान लगेगा उस रास्ते से जाएंगे। अभी जब घर जाते हो तो हो सकता है घर जाने का 3-4 गली होगा, अब किस गली से जाते हो बताओ, वो वाली, कौन सी वाली वो वाली। अब मान लीजिए वो वाली गली में अगर भंडारा चल रहा हो तो आगे दूसरे वाले गली, तो यही चल रहा है, वो प्लस वाले, ये वाले रास्ता जो था ना मेरा, यहाँ अभी भंडारा चल रहा है, तो मैं किधर से जा रहा हूँ, दूसरे वाले से, वो वाले। अब जब कैलकुलेटर यूज करोगे तो पहले ये वैल्यू निकालना, पहले ये निकालना, देन 1 ऐड करना, क्योंकि आपने आई अभी निकाला नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, 1 प्लस ये करते हैं, कैलकुलेटर पहले ऐड कर देगा और देन उसको डिवाइड करोगे, गलत हो जाएगा। है छोटी छोटी बातें लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। कितना आ रहा है, पूरा चाहिए ना,
मुझे ये वैल्यू, देखो ध्यान से सुनो, कुछ लोग इस वैल्यू को लिखेंगे, क्यों लिखूं मैं, क्यों लिखूं, राउंडिंग ऑफ का अगेन डिफरेंस आने वाला है, पूरे रहने देते हैं, सीधा आंसर लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू लिखूंगा तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखूंगा तो कम मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब सीधा आंसर लिखिए, बताइए। 244078, बस। डी, कोई दिक्कत नहीं है, डी में डिफरेंस आ रहा है, क्यों, जब पूरे डिजिट यूज किया तो सबका तो सेम आना चाहिए ना। ये लो मैं करता हूं, 0.1 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू स्क्वायर क्यूब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मल्टीप्लाई बाई 2000। ठीक तो आ रहा है आप लोग, बुक में चलता रहता है। अब बुक में कौन सी वाली, ये वाले हैं। अब हो सकता है उन्होंने क्या करा होगा, पहले इसी को राउंडिंग ऑफ करके लिख लिया होगा, नहीं समझे बात, हो सकता है इसको वैल्यू लिख लो अभी आप, जब इसको राउंडिंग ऑफ करोगे तो आंसर अलग जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने क्या किया है, राउंडिंग ऑफ नहीं किया है। एग्जाम में कोशिश करो कि ज्यादा एक्यूरेट सॉल्यूशन देना है, क्योंकि देखना कभी कभी आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, अरे राउंडिंग ऑफ का मार्क्स कटता है, राउंडिंग ऑफ का मार्क्स कटता है। राउंडिंग ऑफ का मार्क्स तब कटते जब राउंडिंग ऑफ का रूल क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है। अगर क्वेश्चन में कोई रूल स्पेसिफाइड नहीं है तो अब देखो क्या होगा, कुछ बच्चे इसका रेट निकालेगा, कितना रहे 0.1 डिवाइडेड बाई 12 0.0083 कुछ लोग लिख लेगा। अब फिर यहां पे क्या लिखेंगे 0.0083, अब देखो इसका आंसर अलग आएगा। अब जब आंसर अलग आएगा तो मुझे बताओ मैं सही या वो सही जिसने ये लिखा, दोनों सही, दोनों सही, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट कौन, ये ज्यादा एक्यूरेट, इसमें कोई राउंडिंग ऑफ नहीं हो रखा है। तो कोशिश करना एग्जाम में ज्यादा एक्यूरेट आंसर दे, लेकिन अगर आप यहां पे राउंडिंग ऑफ करके भी दोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा। ओके जी, लास्ट में कौन सी है, नहीं मानेगा, आप भी तो नहीं मानते हो। अब दोस्तों से लड़े हो कभी, हाँ दोस्तों से, आपने गलती माना, नहीं माना ना, तो बस वही तो है। इंस्टीट्यूट कहते हैं हम डिफरेंट ओपिनियंस होते, गलत नहीं होते कोई। चलो आई कितना होगा बताओ, 0.10 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई कितना जाएगा 365, ये बन गया। n कितना जाएगा देखो, 2 मल्टीप्लाई बाई 365 कितना रहे 730। अब मुझे अगर फ्यूचर वैल्यू निकालना हो तो मैं लूंगा 2000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0.10 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 365 का पावर 730। बस कैलकुलेटर यूज करना है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू लिखना पड़ सकता है, वैसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मैं लिख देता हूँ एक बार। 0.1 डिवाइडेड बाई 365 प्लस 1, ये तो बड़ी मुश्किल है, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम स्क्वायर रूट किया -1, ठीक है। अब करूँगा मल्टीप्लाई बाई 730 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुछ लोग ना कह रहे कि सर आप खुद कर लो ना, हमसे क्यों करवा रहे हो, है ना जी, आपको कैलकुलेशन करके देना चाहिए नालायको। मल्टीप्लाई बाई 2000, 2442.59। कुछ गड़बड़ है नहीं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करके छुट्टी करेंगे। 2C,
अगले क्लास से थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, मिस मत करना अगला क्लास। आइए, अ पर्सन ओपनड एन अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2017 with a deposit of 80,000। कितने रुपये से अकाउंट ओपन किया? 80,000। द अकाउंट पेड 6% per annum interest compounded quarterly। ऑन 1 अक्टूबर 2017 कितने दिन बाद? कहाँ ध्यान है सबका? कितने दिन बाद? 6 महीने बाद। ही क्लोज द अकाउंट एंड एडेड इनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट इन ए 1 year टाइम डिपॉजिट अर्निंग 8% पर एनम। सिंपल कहानी ये बन रहा है कुछ। अकाउंट कब ओपन किया है हमने? 1 अप्रैल 17 को। अकाउंट ओपन क्लोज कब किया है? 1 अक्टूबर 17 को। और हमने कितने दिन की डिपॉजिट किया है? 1 year का। यानी कि यहां से 1 year और जाएगा 18 का। पहले देख लो, टाइम फ्रेम समझ आ रहा है? देखो ध्यान से, 1 अप्रैल को अकाउंट ओपन किया, 80,000 डिपॉजिट कर लिया, 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है क्वार्टरली कंपाउंडिंग। ध्यान रखना, इस पीरियड में आपको मिल रहा है कितना? क्वार्टरली। तो एक काम करते हैं, टाइम फ्रेम हम लोग देख लेते हैं। 3 मंथ का एक पीरियड, 3 मंथ का एक पीरियड, यही है ना? क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग चल रहा है और 6 मंथ का टाइम फ्रेम है, तो 2 पीरियड हो गया इधर। चलो, और उसके बाद कह रहे कि आपने कुछ पैसे और ऐड किया एंड एडेड इनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट 1 year टाइम डिपॉजिट, और उसमें कितने % लगाया? 8% के रेट पे। और कंपाउंडेड कैसे? हाफ ईयरली। इसका मतलब इधर 6 महीने में कंपाउंडिंग होगा। ऐसा ही कुछ बन रहा है बात, रेट भी अलग है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि so that the money will become 3 lakh on 1 October 2018। 2018 में 1 अक्टूबर को कितने अमाउंट हो जाना चाहिए? 3 लाख। तो कह रहे हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन 1 अक्टूबर 2017। कैसे निकालोगे? निकालोगे, मैं रजिस्टर चेक करने आ रहा हूँ अभी। आप लोगों का बहुत हो गया, आप लोगों का मस्ती कर लिया। हाँ हो जाएगा, मुझे मालूम है, बट निकालो तो सही खुद अपना। पता तो चले कितने लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा, जब अभी कुछ रजिस्टर देखने आएंगे तो। कोई प्रेजेंटेशन नहीं, सिंपली आंसर। कैसे निकालोगे देख लो आप। एक कह रहे थे कि डेली कंपाउंडिंग को ई की पावर आरटी से सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हो, बट बात तो वही पहुंच जाएगा ना, उसमें भी तो आपको 12 टाइम स्क्वायर रूट करना ही पड़ेगा। किसी का कहना है डेली कंपाउंडिंग को हम कॉन्टिन्यूस मान लेते हैं, मुसीबत क्यों बढ़ा रहे हो? वहाँ भी तो 12 टाइम स्क्वायर रूट करना ही पड़ेगा, इधर से कर लो, ज़्यादा अच्छा है। डेली तक मत किया करो, डेली को कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग में शूट नहीं करते, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा। कितने लोग का हो गया ये? 1 2 3। आप लोगों के परफॉर्मेंस से मुझे पता चल जाता है किसका कितना मार्क्स आने वाला है। इससे पिछले बैच में जिसको मैंने फोरकास्ट किया था हाईएस्ट मार्क्स आना चाहिए, उसी का आया था हाईएस्ट।
87 थे शायद पिछले बैच वाले के 87 मार्क्स। मैंने क्लास में पहले फोरकास्ट कर दिया था, जितना भी सबका आएगा हाईएस्ट उन्हीं का आएगा, उन्हीं का आया था। पता चल जाता है क्लास में कौन कितना सिंसियर है। हो गया, चलो कुछ नहीं था क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, आपके 3 लाख कहाँ पहुंचना चाहिए। ये देखो आपने 80,000 डिपॉजिट किया था, ये अमाउंट कितने पे पहुंचेगा, कितना परसेंट रेट था बताओ। 6% एनुअल, 3% सेमी एनुअल, 1.5% क्वार्टरली। क्या यहाँ पे 1.5% आएगा, यहाँ पे भी 1.5% आएगा। मैं सिंपली क्या करने जा रहा हूँ, 80,000 प्लस 1.5% प्लस 1.5%, कितना पहुँच गया बताइए, 82,418। आपने कुछ अमाउंट ऐड कर दिया, आपके कुछ अमाउंट कितना बना, 82,418 प्लस एक्स। इसको आपने कितने साल के लिए डिपॉजिट कर दिया, 1 साल के लिए। और ये अमाउंट कितने पे पहुंच गया, 3 लाख पे पहुंच गया। और ये कितने रेट पे डाला था आपने, 8% पे, यानी कि 4% यहाँ और 4% यहाँ। अब 2 तरीका था, या तो x इस पे 2 बार 4% ऐड करो, या इसको डिस्काउंट करके यहाँ ले आओ, और जो वैल्यू आएगा वही ये वैल्यू है, उसमें से x निकल के आ जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं था। अमाउंट ऑन क्लोजर, अमाउंट ऑन क्लोजर यानी कि कितना, 1 अक्टूबर 17 को कितना आएगा देखो, 80,000 प्लस 1.5% प्लस 1.5%, 82,418। ठीक है, और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम डिपॉजिट कितना, टाइम डिपॉजिट हो गया हमारा 82,418 प्लस एक्स। और अब हमारा जो ये 3 लाख है वो कितने की इक्वल होगा, 82,418 प्लस एक्स। और इसको हमने कितने बार ऐड किया था, अब इसमें 2 बार आप 4% ऐड करो, लेकिन यहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, 4% 2 बार ऐड करना, क्योंकि एक्स में अमाउंट है। तो आपको ज़्यादा अच्छा क्या था, 82,418 प्लस एक्स जो है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते कितने से, 04 का पावर 2 से। तो देखो x निकल के आ जाएगा। चलो x प्लस 82,418 इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.04 का पावर 2। तो जो हमारा x होगा वो आ जाएगा, कितना रहा, मैं खुद निकाल लूँ, क्योंकि आप लोग ऐसे बताते हो ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है सुनने में मुझे। 82,418, हाँ जी आप बताओ, 19,4948.86, यानी कि इतने अमाउंट अगर आप डिपॉजिट करोगे तो बात बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास अपने टाइमिंग पे 10:30। कल का टाइमिंग मेरा 10:30 रहना चाहिए।